नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्ज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा टॉपिक आपके दिमाग में चल रहा होगा, जिसकी क्लासें आपको पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं होती हैं। और आपका जो चैप्टर है वह है मानसिक अभिरुचि। ये रीजनिंग का एक पार्ट है जो पुलिस अभिरुचि से लिया गया है, मानसिक अभिरुचि। और हमने इसमें एक क्लास आपको बना दी थी पुलिस प्रणाली, ठीक है। अब जो दूसरी क्लास है हमारी वह है विधि का शासन, और ये 13 क्लास आपकी होने वाली हैं। तो 13 में 1-2 क्लास MCQs की हो जाएगी, यानी 15-16 क्लास में जो है आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, जिससे कि आपके 13% यानी कि 26 अंक आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है वो हो जाएंगे बहुत ज़्यादा अहम, ठीक है। अब देखिए, हमने कल की क्लास जो थी वह कहाँ तक ली थी उस क्लास को देख लेते हैं, फिर उससे आगे ही शुरू करते हैं हम क्या है, ठीक है। उससे आगे शुरू करते हैं क्या थी क्लास हमारी कल की, जो हमारी क्लास थी, ठीक है। एक कल हमने पढ़ाया था ये आपको मानसिक अभिरुचि पुलिस, ठीक है। तो कल जो हमारी इसमें क्लास आ गई थी, ये आपके मैंने फिर बाद में बताया आपको कि पुलिस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लैटिन भाषा का शब्द है, यूनानी शब्द है, ठीक है। इसके बाद आपको बताया गया पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है। इसके बाद हमने आपको बता दिया है पुलिस का क्या एक्ट है, ठीक है। फिर पुलिस में हमने बता दिया है कि 246 आर्टिकल में क्या दिया गया है, अनुसूची। फिर इसके बाद में पुलिस के प्रतीक चिन्ह, आदर्श वाक्य, पुलिस का गठन, मुख्यालय, पुलिस जिले कितने, मंडल कितने, सब बता दिया आपको। इसके बाद हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस का क्या महत्व था पुलिस में, लॉर्ड मैकाले का क्या महत्व था पुलिस में। इसके बाद में हमने बताया पुलिस की इकाइयाँ विंग कौन कौन सी होती हैं। इसके आगे अगर हम बात करें तो हमने क्षेत्रीय अवस्थाएं बताई, पुलिस की कौन कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ रहते हैं, DGP DIG, जोन क्षेत्र बता दिए हैं हमने। उसके बाद में हमने आपको बताया पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ व कर्तव्य। और उसके बाद में लास्ट जो थी हमारी ये थी कि पुलिस कमिश्नर व्यवस्था क्या थी। तो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था यहाँ से शुरू करते हैं। तो पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जो थी वो हमारी पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जो थी वो एक्ट कौन सा था, 1861 का एक्ट था। और भाग 4 के अनुसार जो है पुलिस विभाग में का नियंत्रण जो है जिला मजिस्ट्रेट के हाथ पास होता था, परंतु कमिश्नरी लागू होने पर यह अधिकार पुलिस कमिश्नर के हाथ में मतलब आ जाता है। अब यहाँ पहला 13 जनवरी 2020 को लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरी लागू हुई। वहीं पर 26 मार्च 2021 को कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई। वहाँ पर 26 नवंबर भी कह सकते हैं 2022 को गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में कमिश्नरी हुई। अब मेरठ प्रस्ताव में है, मेरठ आपका प्रस्ताव में है, ठीक है। और एक आपका एक आपका कहते हैं मुरादाबाद आपका प्रस्ताव में है, ठीक है। एक बरेली आपका प्रस्ताव में है। तो प्रस्ताव रखे हैं किन किस में कि मेरठ, मुरादाबाद, बरेली जो है ये प्रस्तावक है। आगे इनमें ही आपका जो है देखने को मिलेगी पुलिस कमिश्नरी। इसके आगे अगर हम बात करें बेटा तो समझिए कि पुलिस कमिश्नर के अधिकार क्या होते हैं, यानी कि कमिश्नरी में अधिकार क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि ये अधिकार जो होते हैं ऐसा होता है जिला अधिकारी व कम्युनिटी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो होता है, जो आपका एडिशनल होता है, कैसा होता है, एडिशनल जो होता है, उसके अधिकार जो है किसके पास में आ जाते हैं, कमिश्नर के पास में उसके वो अधिकार आ जाते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से अधिकार होते हैं वो देख लीजिए। एक अधिकार जो होता है वो आपका होता है पुलिस अधिकार, यानी कि पुलिस के निर्णय जो होते हैं सब किसके हाथ में आ जाते हैं, वो आपके कमिश्नर के हाथ में आ जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें गुंडा एक्ट जो है वो भी किसके हाथ में आ जाता है, वो भी कमिश्नर के हाथ में आ जाता है। वहीं पर गैंगस्टर अगर हम बात करें तो गैंगस्टर एक्ट जो होता है वो भी कहाँ पर आ जाता है, इसी के हाथ। और रासू का होता है। तो रासू का जो है वो भी इसी के हाथ में होता है। रासू का क्या होता है, जब राज्य या राष्ट्र की व्यवस्था बनाने के लिए, जब राष्ट्र और राज्य की व्यवस्था बनाने के लिए जिन लोगों से डर होता है वो चिन्हित व्यक्ति होते हैं, उनको क्या होता है कुछ समय के लिए जो है उनको नज़रबंद कर दिया जाता है, जैसे कि 3 महीने से 1 वर्ष तक के लिए नज़रबंद किया जा सकता है। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रासू का बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो देखिए आरक्षी सिपाही जो आपका होता है, जिसे हम कांस्टेबल कहते हैं, ठीक है, जिसे हम कांस्टेबल कहते हैं, या हम इसे GD भी बोल देते हैं, जनरल ड्यूटी करने वाला, ठीक है। आरक्षी सबसे निम्न कोटि का होता है यहाँ पर, तो सिपाही आरक्षी, ठीक है। इसका कार्य क्या क्या होता है, अगर हम इसके कार्य बात करें तो इसके कार्य क्या क्या होते हैं, थाने में इसके क्या कार्य होते हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी कि सिपाही थाने की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। ये बिल्कुल सही बात है। पूरी पुलिस व्यवस्था की नींव जो है वो किसके ऊपर टिकी होती है, वो सिपाही के ऊपर टिकी होती है। सारी चीज़ों में थाने में दरोगा के साथ विवेचना ही कराते हैं, सारे काम जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट ही सब यही कराने का काम होता है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो प्राथमिक कार्य जो होता है इसका
प्राथमिक कार्य जो होता है अपराध निवारण होता है, यानी अपराधों से निवारण करना, ठीक है, याद होता है। थाने में पहरा, आपने देखा होगा पहरा, जिसे हम संतरी बोल देते हैं, तो पहरा होता है। ये पहरा जो है आपको देना पड़ेगा जब आप अभी भर्ती होकर जाओगे तो फिर अंडर ट्रेनिंग रहोगे, अंडर ट्रेनिंग यूटी बोलते हैं उसको, अंडर ट्रेनिंग। तो आप 6 माह तक जो है अंडर ट्रेनिंग रहोगे। आपसे वहाँ पर थाने में पहरा कराया जाएगा, आपको 3-3 घंटे का पहरा लगाया जाएगा, 3-3 घंटे का, 3 घंटे सुबह में, 3 घंटे शाम में, 3 घंटे रात में, 3 घंटे दिन में, इस तरीके से पर डे तुम 6 घंटे 6 घंटे पहरा करोगे। कितने घंटे? 6 घंटे। ये चलता ही रहता है, तो पहरा चलता है, मगर शुरू में पहरे का काम ही देते हैं। रात्रि या रात्रिकालीन गश्त पे भी जाना पड़ सकता है आपको, जब कभी होगा तो, अभी तो नहीं, फिर बाद में जब पुराने हो जाओगे तो रात्रिकालीन गश्त पे भी जाना पड़ेगा आपको। खुफिया विभागों में से गोपनीय जानकारी भी लेने जाना पड़ सकता है आपको। फिर एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, जिम्मेदारी भरा काम जो होता है वो कौन सा होता है? कैदियों को जेल एवं न्यायालय ले जाना। ये बड़ा अच्छा काम होता है, इसे कहते हैं बयान कराने के लिए, इसे कहते हैं बयान कराने के लिए। इसे कहते हैं भाई कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त कहेगा कहाँ जा रहे हो, नु बयान कराने के लिए जा रहे हैं। नु किसके? नु एक मुजरिम है, उसको जो है मुजरिम ड्यूटी है। और कई बार मुजरिम अगर भाग जाता है, मुजरिम अगर तुम्हें छूट जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में हो जाएगी। इसलिए सोच समझ कर जो है यहाँ पर एक्शन लेना है। ये ड्यूटी प्यार की नहीं होती, बहुत जिम्मेदारी भरी ड्यूटी होती है, समझ गए? चलिए इसके आगे अगर बात समझें हम, तो हम समझ रहे हैं विधि का शासन, जहाँ से हमारी क्लास शुरू होनी है आज की। तो ये हमारी जो है क्लास, यानी कि टॉपिक नंबर 2 है, ये टॉपिक नंबर 2 है हमारा, ठीक है, विधि का शासन इसको कहेंगे, ठीक है। अब देखिए विधि सर्वोपरि क्यों है? संविधान में सामाजिक न्याय एवं समानता के अवसर सभी नागरिकों को प्राप्त हो सकें, इसीलिए जो है विधि सर्वोपरि है, कानून सर्वोपरि है, सभी लोगों पर समान रूप से लागू होती है। ये भी बात है। अगर विधि ना हो, अगर पुलिस व्यवस्था ना हो, अगर कानून ना हो, तो तुम्हें पता है 2 दोस्तों में कभी लड़ाई, फिर कभी झगड़ा निपटेगा ही नहीं। गांव में झगड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को मार डालेंगे, एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, एक दूसरे की हत्या कर देंगे, मगर डर किसका है? विधि का, क्योंकि विधि सभी के लिए बराबर है। तो ये कंडीशन होती हैं, तो ये सभी लोगों के लिए एक समान है। देखिए ये क्या है? समान रूप से क्या होती है? लागू होती है। बात करते हैं, थोड़ा सा इधर आते हैं। विधि का शासन जो है, विधि के शासन की अवधारणा जो है कि और एवं व्यवस्था, यानी अवधारणा व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई बेटा? ये ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। तो कई बार एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विधि के शासन की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है, तो आपको लगा आना है ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। कहाँ के संविधान से? ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है, ली गई है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संविधान में भी देखिए विधि का शासन, ये संविधान का एक पार्ट है, ठीक है, ये भी संविधान का एक पार्ट है। दरोगा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सिपाही के साथ साथ तो है। यह अवधारणा ब्रिटेन के विधि शास्त्री कौन है? A.B. डाइसी। इनका नाम जो है ना याद रखना, सपने में आ जाएंगे वरना तो ये A.B. डाइसी नाम याद रखना। A.B. डाइसी का ग्रंथ है जिसका नाम है विधि का शासन। इसका नाम ही है ग्रंथ का, विधि का शासन से लिया गया है। A.B. डाइसी के ग्रंथ से, विधि के शासन से ये लिया गया बच्चा। तो ये आपका विधि का शासन है। अगर आपको पसंद आया हो, ये इसकी डेफिनेशन पसंद आई हो, तो चैनल को जो है लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ये क्लास आपको मिलती रहेंगी और बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप इसको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूँ, और स्क्रीनशॉट ले लेकर जो है आपको इसको बाद में पढ़ते रहना। अगर आप PDF मांगोगे तो PDF अभी तो नहीं, जब सारी क्लास हो जाएंगी, जब शेयर करेंगे इसकी PDF एक मास्टर क्लास लेने के बाद, ठीक है। MCQs कराने से पहले आपको PDF सेंड कर देंगे इसकी। मगर हाँ, एक बात याद रखना भैया, आपको अगर ऐसा लगता है कि लिखना नहीं पड़ रहा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सुनते रहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक और बात, चीज़ें लिखोगे, क्लासें बार बार पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। तो कोशिश करो क्लासों को बार बार सुनते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं भारतीय संविधान की स्थिति क्या है। भारतीय संविधान की स्थिति यहाँ पर क्या है समझिए। भारतीय संविधान में अगर हम बात करें विधि की समानता की, तो आर्टिकल 14 में जो है विधि की समानता का जिक्र दिया है, आपने पढ़ा होगा खूब। भाग 3 कौन से में है? भाग 3 में ये दिया गया है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में दिया गया है, मौलिक अधिकार में किस में दिया गया है? मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में बेटा ये दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। ये प्राकृतिक समानता होती है, ये सभी के लिए होती है, ये सभी के लिए होती है प्राकृतिक समानता। ऐसी चीज़ों पर, जैसे मान के चलिए गांव में अगर मेला लग रहा है तो वो सभी के लिए लग रहा है, सभी जा सकते हैं उसमें, तो ये क्या है? विधि के समक्ष समानता है, ठीक है। ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ये कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है।
वहीं पर विधि के समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, संरक्षण जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ये योग्यताओं के आधार पर संरक्षण मिलता है, योग्यता के आधार पर संरक्षण मिलता है। जैसा मान के चलिए अगर आपने पुलिस का फॉर्म भरा है, अगर आप मेरिट के योग्य हो तभी आपको संरक्षण मिलेगा, ठीक है, अन्यथा नहीं, ऐसा समझ के चलिए आप, ठीक है। तो योग्यता के अनुसार जो मिलता है उसे कहते हैं विधि के समान संरक्षण, और जो प्राकृतिक रूप से मिलता है उसे हम कहते हैं विधि के समक्ष समानता। तो ये कहाँ से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ये लिया गया है ब्रिटेन से और ये लिया गया है यूएसए से। खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और विधि के समान संरक्षण जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। चीज़ें जब तक आप ऐसे रटोगे नहीं, जब तक काम नहीं चलेगा। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब आगे बात है उद्देशिका में भारत के सभी नागरिकों को, भारत के सभी नागरिकों को जो है, भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय जो है वो कितने प्रकार के हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, यानी कि कितने प्रकार के न्याय मिलते हैं, 3 प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो समानता कितने प्रकार की मिलती है, 2 प्रकार की। आपसे अगर पूछा जाए कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रत्येक भारतीय कौन सा न्याय, कितने प्रकार का न्याय मिलता है, 3 प्रकार का। ये तीनों नाम याद रखने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कई बार यही चीज़ आ जाती है एग्जाम में कि कौन सा हमें न्याय नहीं मिलता, तो यहाँ पर कौन सा दे देगा, सामाजिक दे देगा, आर्थिक दे देगा, राजनीतिक दे देगा, और आपको एक आध और सामाजिक दे देगा, सॉरी आपको दे देगा समतावादी, यहाँ पर दे देगा समतावादी, एक ऑप्शन रख देगा। तो फिर आप सोचोगे यार कौन सा, आर्थिक तो न्याय नहीं मिलता होगा, समझ गए नहीं। राजनीतिक की जगह राजनीतिक कर सकता है, ये गड़बड़ कर सकता है। अब देखो आर्टिकल 14 समझ गया था, आर्टिकल 15 क्या है, आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ भी। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि लोक नियोजन में अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आप सभी जातियों वालों को अवसर मिल सकता है। लोक नियोजन मतलब आपका कहीं भी कोई जॉब करना चाहते हो तो उसमें आपको अवसर मिलेगा, ठीक है। 17 में आपको पता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत जिसे कहते हैं, का उन्मूलन दिया गया है यहाँ पे, अस्पृश्यता का अंत या उन्मूलन। इसमें है SC ST एक्ट, इसमें ही आता है, ठीक है। 18 में जो है, आर्टिकल 18 में क्या है, उपाधियों का अंत दिया गया है। उपाधियाँ 2 प्रकार की छोड़कर, सैन्य उपाधियों को छोड़कर और शिक्षा उपाधियों को छोड़कर, 2 प्रकार की उपाधियों को छोड़कर सभी उपाधियों को अंत कर दिया गया है। अब लल्लू लाल भी अब अपनी उपाधि नहीं लगा सकता, ये नहीं लगा सकता किंग मेकर, इस तरीके से नहीं कह सकते, ठीक है। भारत का उद्धारक नहीं कह सकते किसी को अब, ठीक है। इस तरीके से हम इन नाम को नहीं लगा सकते उपाधियों को, केवल किन्हें छोड़कर, सैनियों को छोड़कर, सैनिक वो और आपके शिक्षा, ये क्या होते हैं, ये उपाधि नहीं होती, ये सम्मान होते हैं, इस वजह से इन्हें छोड़ा गया है। ये क्या होते हैं, उपाधि नहीं होती, ये क्या होते हैं, सम्मान स्वरूप दिए जाते हैं, इस वजह से इनको छोड़ दिया गया है, इन्हें उपाधि की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो शिक्षा में क्या क्या आएगा, खेल शिक्षा में आएगा, साहित्य शिक्षा में आएगा, विज्ञान शिक्षा में आएगा, समाज सेवा शिक्षा में आएगी, चिकित्सा, इन सब में जो भी पुरस्कार मिलेंगे वो सब किस में आ जाएंगे आपके, वो सब आपके किस में आ जाएंगे, शिक्षा में आ जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा के हो चुके हैं। इससे आगे बात करते हैं। देखिए वीरता पुरस्कार जो होते हैं सैन्य में होते हैं, किस में होते हैं, ये बेटा सैन्य में होते हैं। सैन्य में मिलने वाले पुरस्कारों को वीरता कहते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं युद्धकालीन, एक कैसे होते हैं, एक होते हैं युद्धकालीन, एक होते हैं शांतिकालीन। कैसे होते हैं, एक होते हैं शांतिकालीन। तो युद्ध की स्थिति में जो मिलते हैं वो किसे किसे कौन कौन से होते हैं, परमवीर चक्र सबसे बड़ा चक्र सम्मान होता है, दूसरा जो होता है महावीर चक्र होता है, फिर वीर चक्र होता है। वहीं पर शांतिकालीन जो होते हैं अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। आपसे कई बार यहाँ भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा जो है वह युद्धकालीन सम्मान नहीं है, तो आपको ऑप्शन देगा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या शौर्य चक्र। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे उस टाइम पर, तो गड़बड़ हो जाएगी फिर तुम, समझ गए नहीं। तो आपको ये दोनों चीज़ें जो है आराम से समझ लेनी है, ठीक है भाई। चलिए इसके आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं संविधान में अन्य देशों से लिए गए स्रोत, मोस्ट है, अन्य देशों से लिए गए स्रोत, ये बहुत मोस्ट है। अब वो क्या है समझिए। पहली बात करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से क्या लिया गया, संसदीय शासन प्रणाली ली गई, एकल नागरिकता ली गई, विधि का शासन लिया गया, संसदीय विशेष अधिकार लिए गए और परमाधिकार रिट ली गई। तो ये चीज़ें जो हैं वो कहाँ से ली गई हैं, आपकी ब्रिटेन से ली गई है। यानी कि क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार और परमाधिकार रिट जो होती है। वहीं पर आपका यूएसए से, वहाँ पर ही आपका किससे, यूएसए से भी क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्या लिया गया है।
तो आपको पता है मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिए गए हैं। उद्देशिका का विचार जो है ये भी कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट का संगठन, सुप्रीम कोर्ट का संगठन जो यूनिटी बनाई होती है वो भी कहाँ से लिया गया है, आपका यूएसए से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति का महाभियोग, जो राष्ट्रपति महाभियोग लगाते हैं ये भी कहाँ से, तो दोनों को रिकॉल करेंगे। ब्रिटेन से क्या लिया है, संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। एकल नागरिकता, यही क्वेश्चन खूब आता है, ये वाला क्वेश्चन खूब आता है भाई, एकल नागरिकता वाला। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेष अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। यूएसए से क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है। उद्देशिका का विचार लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का संगठन लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया से, खूब आता है उद्देशिका की भाषा, ऑस्ट्रेलिया में आती है। समवर्ती सूची, ये भी ऑस्ट्रेलिया था। संयुक्त बैठक, आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 ऐसा मान के चलिए, खूब आता है, ठीक है। ये भी तीनों चीज़ें मोस्ट हैं आपकी। अगर कनाडा से बात करें, कनाडा से तो संघात्मक शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है। राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। अपशिष्ट शक्तियों का विभाजन जो है संघ और राज्य के बीच में अपशिष्ट शक्तियों का जो होता है विभाजन, वो किससे लिया गया है, वो किसके द्वारा लिया गया भाई, अपशिष्ट शक्तियों का, तो वो किससे लिया गया है, कनाडा से लिया गया। देख लो इसको अच्छे से, स्क्रीन शॉट लेना चाहो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। जैसा भी मन करे इस तरीके से कर लीजिए आप, ठीक है भाई। चलिए इसके आगे अगर हम बात करेंगे, इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा आयरलैंड, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका, आयरलैंड आ जाएगा। आयरलैंड में भी आपको बताना पड़ेगा क्या है। देखिए आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, मोस्ट है। और एक ये सबसे ज़्यादा मोस्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे तो आप मोस्ट कर लीजिए, इसे तो आप 3 स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में खूब आता है ये, ठीक है। वहीं पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्य जो है मनोनीत जो किए जाते हैं वो भी आते हैं। क्वेश्चन आएगा 12 सदस्य मनोनीत जो किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, ठीक है। तो वो आयरलैंड से लिए जाते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ये राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रूस की, तो रूस से मूल कर्तव्य लिए जाते हैं, प्रस्तावना में न्याय लिया जाता है, ठीक है। जापान से लिया जाता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली जाती है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आता हो, नहीं लिखा जाता हो, तो वीडियो को रोक कर लिख लिया करो, समझ गए नहीं। एक स्लाइड लिखी देखी और फिर लिख ली पहले और फिर उसको सुन लिया आराम से, क्योंकि अगर मैं स्पीड से नहीं कराऊंगा तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ आपका पेपर कम और आपको जो है जब लिख लो आप तो इसको सुनने में बहुत आसानी आ जाए, फिर सुन कर आपका आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है भाई। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। वहीं पर अगर जर्मनी की बात करें तो आपातकाल लिया गया है, ठीक है। फ्रांस की अगर बात करें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्र लिया गया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन। तो ये चीज़ें याद कर लो, एक बार रिकॉल करो। राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया आयरलैंड से, ठीक है। वहीं पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य, ये भी आयरलैंड से। मूल कर्तव्य रूस से, ये भी मोस्ट है, मूल कर्तव्य ये भी मोस्ट है, ये भी। प्रस्तावना में न्याय, न्याय जो है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, 3 प्रकार का न्याय है। ये भी कहाँ से लिया गया है, आपका रूस से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से, जापान से। जर्मनी से आपातकाल लिया गया है, ठीक है। वहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता जो है ये कहाँ से ली गई, फ्रांस से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, ठीक है। आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 में जो है संविधान संशोधन का जिक्र दिया गया है। आगे बढ़ते हैं बात, अब देखिए क्या करना है। मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार, इसमें आर्टिकल 13 को अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है। क्या कहा गया है, अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया। किसे, आर्टिकल 13 को। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा किस आर्टिकल को अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा गया है, तो आपका किसे कहा गया, आर्टिकल 13 को। ये मूल अधिकार भाग 3 में है, मूल अधिकार भाग 3 में है। आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब देखिए यहाँ पर 2 प्रकार से इनका उपचार किया जा सकता है, 2 प्रकार, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और यहाँ हाई कोर्ट द्वारा। तो राज्य में हाई कोर्ट द्वारा आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आर्टिकल 32, ठीक है। आर्टिकल 32 के द्वारा जो है 5 प्रकार की रिट होती हैं, बंदी प्रत्यक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार प्रेक्षा। तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की जो होती हैं वो रिट होती हैं, वो आपको पता चल गया है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। 5 प्रकार की रिट होती हैं, ये भी आपके दरोगा के एग्जाम में खूब आएंगी, दरोगा एग्जाम में खूब दी गई हैं और पता भी दिया गया है, ठीक है। इसका तो याद करो इसको सबको, बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद में बात करते हैं। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि आर्टिकल 32 निलंबित हो जाता है, सभी मूल अधिकार केवल 20-21 को छोड़कर। कौन कौन से को, 20-21 को छोड़कर जो है सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 32 निलंबित होता है कब,
जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत। फिर आर्टिकल 356 में क्या लगता है, राज्य आपातकाल। आर्टिकल 360 में क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति आपातकाल कब होता है, राष्ट्रपति आपातकाल जब होता है जिस देश में आंतरिक अशांति गड़बड़ हो जाती है, बाह्य हमला हो जाए, युद्ध की स्थिति हो जाए, तो क्या लग जाता है, राष्ट्रीय आपात लग जाता है। ठीक है, राज्य आपात जब लगता है जब किसी राज्य का जो है प्रशासन किसी मुख्यमंत्री से सुचारू रूप से नहीं चलता हो, ठीक है, संविधान को नज़र में रख के न चलता हो, संविधान का उल्लंघन किया जा रहा हो, ठीक है, आस्थाओं को ठेस पहुँची जा रही हो, संविधान की प्रस्तावनाओं को अंतर्गत जो आता है राष्ट्रीय आपात आता है। और ये कब लगता है, जब देश में युद्ध स्थिति हो या अशांति हो जाएगी या देश के अंदर जो है अशांति होगी। राज्य आपातकाल जब लगता है जब हमें किसी राज्य के सुचारू रूप से जो है कानून व्यवस्था नहीं चल रही हो मुख्यमंत्री के द्वारा, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को वहाँ पर शासन करने के लिए आमंत्रित करता है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। इसी को राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। वित्तीय आपात तो अभी तक लगा नहीं है, ठीक है, और शायद लगेगा भी नहीं। जब कोविड-19 में नहीं लगा तो अब क्या लगेगा। वैसे तो वित्तीय जब क्षति होगी तब, और जब माइनस में हमारी GDP पहुंच गई फिर भी नहीं लगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, याद रहे। नोट है, राज्य में आर्टिकल 32 की देखरेख जो करता है वो आर्टिकल 226 करता है, उसी की तरह काम करता है। जैसा आर्टिकल 32 करता है केंद्र में, ऐसे राज्यों में कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, वो करता है 226। इसके आगे बात करते हैं, छोड़िए, आगे है बंदी प्रतिरक्षण क्या होता है। बंदी प्रतिरक्षण क्या होता है, इसका मतलब होता है सशरीर उपस्थित। ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों के लिए लागू होता है। किसके लिए होता है, दोनों के लिए लागू होता है। सरकारी और गैर सरकारी दोनों के लिए लागू होता है। इसमें क्या कहा जाता है, आर्टिकल 22 के 2 के अंतर्गत कहा जाता है गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, उसके यात्रा का समय निकाल कर जो है 24 घंटे के अंदर जो है आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करोगे। ये एक हमारा उपचार होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण इसे बोलते हैं। ठीक है बेटा, परमादेश की बात करें तो परमादेश या परमादेश बोल देते हैं इसको। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होता परमादेश, ठीक है, इसमें होता हम आदेश देते हैं। तो इसमें क्या आदेश होता है, सरकारी व्यक्तियों पर लागू होता है। लोक पद पर जो लोग रहते हैं, तो लोक पद पर जो लोग रहते हैं उन्हें आदेश जहाँ से मिलते हैं तो उसी के लिए कौन सी रेट होती है, परमादेश होती है। वरना तो कौन किसके आदेश सुनेगा, मगर किसे कोई आदेश कौन नहीं दे सकता। ये किस पे नहीं होता, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल पे ये आदेश लागू नहीं होते। तो क्वेश्चन आ सकता परमादेश रेट जो है वो किस पर लागू नहीं होती है, तो राष्ट्रपति पर भी लागू नहीं होती और राज्यपाल पर भी लागू नहीं होती। ये बात भी आपको याद रखनी है। मैं आपको थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि आपको जब आप लिख लोगे रोक रोक के वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लोगे, रोक रोक के लिख लोगे, एक बार सुन लोगे, तो बार बार जब एग्ज़ाम के करीब आओगे और बार बार पूरी प्लेलिस्ट को जब सुनोगे तो आपको फिर ये पूरा पुलिस प्रशासन जो है पूरी तरीके से याद हो जाएगा। फिर बार बार आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण, ये 2 प्रकार की होती हैं, दोनों न्यायिक होती हैं, न्यायिक रेट होती हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न से कौन कौन सी रेट जो होती है वो न्यायिक रेट होती हैं। तो प्रतिषेध रेट भी और उत्प्रेषण भी, ठीक है। उत्प्रेषण का मतलब होता है रोकना, ठीक है, तो सॉरी प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना, उत्प्रेषण का मतलब होता है रद्द करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सुप्रीम हाई कोर्ट द्वारा अपने से निम्न न्यायालय हेतु कार्यवाही रोकने हेतु जारी आदेश किए जाते हैं। जब हाई कोर्ट अपने से नीचे वाले न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर अगर उनमें कोई कार्रवाई हो रही हो तो उनको वो रोक देता है कि आप इस कार्रवाई को रोक दीजिए, आपके बस की बात नहीं है, इस पर हम देख लेंगे, ठीक है। आगे क्या होता है आपका उत्प्रेक्षण में क्या होता है, कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करना हेतु जो काम होता है वो भी क्या होता है, उत्प्रेषण होता है कि भाई ये कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं हुई है, आप निर्णय ना दें, हम आप इसके निर्णय को जो है रद्द करते हैं, हम दोबारा से इस पर जो है छानबीन या कार्यवाही करेंगे। इसके आगे सबसे मोस्ट जो होता है वो कौन सा होता है, अधिकार परीक्षा होती है। ये इस बार एग्जाम में भी देखी गई थी। अधिकार परीक्षा ये है रिट ऐसे लोगों के लिए विरुद्ध जारी की जाती है, ऐसे लोगों को विरुद्ध जारी की जाती है जिसने किसी लोक पद को अवैध तरीके से ग्रहण किया हो। मतलब आपके पास जाति सर्टिफिकेट तो है नहीं एससी का, और आपने बनवा के धोखे से एससी का जाति सर्टिफिकेट और लग गए भर्ती में, तो आपको कहा जाएगा आप किस अधिकार से आए हो भाई यहाँ पर, ठीक है, आपकी छानबीन हो सकती है, ठीक है। EWS है नहीं आपके पास, फिर भी आप EWS का सर्टिफिकेट लगा चले गए, आपने बना हुआ था पुराना, तो आप इस तरीके का आरक्षण लेकर धोखे से जब आए हो तो उस पर ये रिट ऐसे दायर हो सकती है, जांच हो सकती है, और फिर तो तुम्हें पता ही है चक्की पिसिंग दाल खाइंग, ठीक है, इस तरीके से ही होगा सारा काम। तो ये वो रिटें होती हैं। तो ये था हमारा विधि का शासन, ठीक है। तो टॉपिक आपका दूसरा हो चुका है, और दूसरा टॉपिक जो था वो क्या था, विधि का शासन। सारी क्लासें बनाएंगे, 12 क्लासें इसमें बनेंगी, और 12 क्लासों के बाद में MCQs क्लास ली जाएगी, और MCQs क्लास लेने के बाद में फिर सीधे सीधे शब्दों की बात है
आपको जो है एक मैराथन क्लास ली जाएगी और आपका जो है यहाँ से 26 अंक जो हो जाएंगे पूरे तैयार हो जाएंगे। तो ये 26 अंक वाली क्लास है। कितने अंक वाली है? 26 अंक वाली ये क्लास है। ठीक है भैया, ये कितने अंक वाली है? 26 अंक वाली क्लास है। तो मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को अगर मज़ा आया होगा तो इस क्लास में तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी करोगे कि इसकी ज़रूरत भी है सब लोगों को पढ़ने की। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे इसी प्रकार की तैयारी के लिए। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।